आधी हकीकत आधा फसाना। अब तक आप हमारे कई एपिसोड देख चुके हैं। एक एक एपिसोड को बनाने में हमारे रिपोर्टर, एडिटर, रिसर्च टीम, प्रोड्यूसर ने अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस शो के जरिए हमारा मकसद उन कहानियों को आप तक पहुंचाना है जो अनदेखी हैं, अनसुनी हैं, अबूझ हैं। ये सब कुछ ठोस नतीजों के साथ आप तक पहुंचाना हमारे लिए हरगिज आसान नहीं रहा है। इसलिए हमने सोचा इस बार कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे शो की अब तक की परंपराओं के पार हो, यानी जो अब तक किया उससे अलग, उससे ज्यादा हैरान करने वाला, उससे ज्यादा रोमांचकारी और सबसे ज्यादा खतरनाक। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम साहस की तमाम हदों को पार कर मौत से मुकाबला करने चल निकली है। आज टीवी का इतिहास बदल जाएगा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर 3 किरदार वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। इस वक्त हम लोग जो है खाई में मौजूद है। आगे खतरा कितना होगा? हाँ, इनको अगर इंसान देख ले तो हार्ट अटैक से प्राण निकल सकता है। अदम्य साहस का परिचय देने वाली रिपोर्टिंग। अगर गलती से पैर फिसला तो यहाँ से आप सैकड़ों फीट नीचे पानी के उस कुंड में जा गिरेंगे। मौत की मांद से तस्वीरें निकालने वाले कैमरामैन। ये मिट्टी कभी भी दरक सकती है। बिल्कुल अटैक की मोड़ पे। कैमरे पे लेंस पे नाग ने जहर फेंक दिया। और कुछ अनजान चेहरे जो ना डरते हैं ना अपना इरादा बदलते हैं। इस बार हमने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। बाल बाल बचे। कैसे का है? क्योंकि सामने मौत का वो दूत है। देखिए, ऐसा नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा, जो पल भर में जिंदगी खत्म कर सकता है। अटैकिंग मोड पर बैठे हुए कोबरा ने अपना जहर जो है हम पे छोड़ दिया। लेकिन आज हम नहीं रुकने वाले, अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाले। उस तरफ से कोई रास्ता मिला? अब जो होगा सब आपके सामने होगा। यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा था जो अभी आपने देखा। हमने जानबूझकर ऐसे कुछ वीडियो हटा दिए हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल बैठ सकता है। लेकिन सच तो यही है कि हम जो कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं वो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के लिए कभी ना भूलने वाला सफर बन गया। तो शुरू करते हैं टीवी की दुनिया का वो सफर जो पहले कभी तय नहीं किया गया। यह सफर है पाताल में मौजूद उस नागलोक का जहां अमृत कलश छिपे होने का दावा किया जाता है। लेकिन इस अद्भुत और अनोखे सफर के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना होगा उस जगह जहां सांपों की सबसे जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जगह है छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला। वहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। बड़े बड़े दिलेर, बड़े बड़े सूरमा सब हार गए। हौसले की हर उड़ान वहां पहुंचने से पहले ढेर हो गई। लेकिन आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको लेकर चलेगी उस पाताल तोड़ गुफा तक
जहां विषधरों का बसेरा है। जहरीले नागों का पहरा है और कदम कदम पर बहती मायावी मौत का झरना है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और इस वक्त मैं जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर एक झरने के नीचे बैठा हुआ हूँ। लेकिन इस बार कहानी हमें ऊंचाई से ले जाएगी हजारों फीट नीचे खाई में। कहानी है पाताल की और पाताल में मौजूद नागलोक की। और उस रहस्यमय नागलोक तक पहुंचने के लिए आपको हमारे साथ जशपुर के इस इलाके का, छोटा नागपुर के इस पठार का, इस जंगल का बेहद ही खतरनाक और हैरत अंगेज सफर तय करना होगा। दावों और कहानियों से भरे नए पिटारे को थामकर हम उस गुमनाम सड़क पर निकल पड़े जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बियाबान बीहड़ों से होकर गुजरती है। दावा किया जाता है जशपुर के इन्हीं घनघोर जंगलों से कहीं एक दुर्गम रास्ता जाता है जो हमें अमृत कलश वाली उस पाताल गुफा तक पहुंचा सकता है, जिसे नागलोक का द्वार भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम वहां कैसे पहुंचेंगे जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। इसलिए हमें किसी ऐसे शख्स को पकड़ना था जो हमारे लिए रहस्यमयी रास्ते की कड़ियों को खोल सके। जल्द ही हमारी गाड़ी के ब्रेक दनगरी पंचायत के सामने जाकर लग गए। वहां हमारी मुलाकात हुई जुगनू यादव नाम के शख्स से। यहीं से नागलोक पाताल के लिए रास्ता जाता है। अच्छा, जो नागलोक जो है पाताल लोक में यहीं से रास्ता जाता है? यहीं से रास्ता जाता है। तो ये आपका तो पठारी क्षेत्र है जी। तो अच्छा, ये जो है हमारे पठारी क्षेत्र का बहुत नीचे का गांव है। अच्छा, ये नीचे का गांव? नीचे का गांव। अच्छा, पठारी क्षेत्र का सबसे निचला गांव? सबसे निचला गांव। अच्छा, यहाँ से फिर आपको नीचे जाना नहीं है, तो यहीं से पाताल लोक को जाता है। जहाँ अच्छा, यहीं से जाता है? यहीं से जाता है। यानी हम बिल्कुल सही जगह सही आदमी से मिले थे, क्योंकि बियाबान जंगल के बीच भटकने की भी गुंजाइश रहती है। खैर, अब हमें यह पता करना था कि आखिर जिस पाताल गुफा का जिक्र किया जाता है वहां आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच सका, क्यों उस जगह के बारे में डराने वाले दावे किए जाते हैं। दनगरी जलप्रपात जो है, हाँ। एक वहाँ दैवीय शक्ति भी है। ऐसा लोग बताते हैं। कुछ पूर्वज के लोग ये बताते हैं कि वहाँ जो है वो झरने के नीचे 7 खटिया का रस्सी को पत्थर बांध के उसमें डालते वो 7 खाट का रस्सी खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ तक उसका गहराई है। और ये जो है कि वहाँ जाने का रास्ता कितना खतरनाक है पाताल का? वो तो पूर्वज लोग बताते हैं कि बहुत खतरनाक है। वहाँ लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ इंसान नहीं जा सकते। लेकिन हमारे लिए इस बार तलाश की हर तलहटी तक पहुंचना ही मकसद था। इसलिए जिन रास्तों पर कोई नहीं गया वहां हम इस बार जरूर जाएंगे, किसी भी कीमत पर जाएंगे। ये पूरा इलाका छोटा नागपुर के पठार का इलाका, और इस वक्त जिस दनगिरी गांव में हम मौजूद हैं वो दनगिरी गांव इस पठारी इलाके की खाई में हजारों फीट नीचे, सबसे नीचे मौजूद है। और कहते हैं इसी दनगिरी गांव से यही सड़क पाताल लोक की तरफ जाती है। इस सड़क से हजारों फीट नीचे की तरफ उतरने के बाद हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां से पाताल लोक में मौजूद रहस्यमयी नागलोक के लिए रास्ता जाता है। सांपों का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए एक स्नेक एक्सपर्ट को बुला लिया। एक जगह हमें जो है यहाँ से जाना है दनगिरी वाटरफॉल। दनगिरी पूरा वाटरफॉल चल रहा है, उसके बाद हजारों फीट नीचे खाई में उतरना है। वहाँ एक गुफा है। लोगों का कहना है कि वहाँ से विशालकाय सर्प निकलते हैं और नागलोक के लिए वहीं से रास्ता जाता है। हमें वहाँ जाना है। लेकिन इससे पहले कि हम नागलोक की तरफ अपने कदम बढ़ा पाते, हमारी मुलाकात दनगिरी गांव के कुछ और लोगों से हुई, जिनकी पाताल गुफा और नागलोक से जुड़ी कहानियों ने
हमारे हौसले को हिला दिया। जिसका दिल मजबूत होगा वही जा पाएगा वहाँ। अच्छा, सब नहीं जा पाएगा। बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत दुर्गम, बहुत कठिन रास्ता है। हालांकि अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है कि वहाँ कोई गया है। अच्छा, अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ? प्रमाणित नहीं हुआ है। और उसमें बताते हैं कि बहुत विशाल विशाल सर्प अच्छा रहते हैं। इतने बड़े बड़े सर्प हैं जो कि इंसान को, जानवर को भी निगल सकते हैं। इतने बड़े सर्प? इतने बड़े बड़े सर्प हैं। दनगिरी वाटरफॉल की असंभव चढ़ाई इंसानों को निगल जाने वाले सांप, ये अभी तक सिर्फ कहानियों में सिमटा था कि अचानक गांव के ही एक शख्स ने मोबाइल में कैद सबूत भी हमारे सामने पेश कर दिए। यहाँ पे सर बहुत बड़े बड़े विशाल सांप अभी भी देखे जाते हैं। मैं कुछ एक पिक लिया था, पिक्चर मोबाइल में। अच्छा, खुद लिए थे? जी सर, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये अजगर है सर। ये करीब मोटाई में बहुत मोटी थी, इतनी मोटी थी, और लंबाई लगभग 3-4 मीटर की रही होगी। ये देखिए, बकरी उकरी को पकड़ लेते हैं सर। 2.5 फीट 3 फीट की हाइट तो रहती होगी? हाँ, आराम से 2.5-3 फीट। भेड़ बकरी जो रहती है, जी, उसको जो है निगल लेता है? हाँ, निगल लेता है। इतना बड़ा? जी, अभी कुछ दिन पहले निगल लिया था। सुनी सुनाई कहानियां अब सच लगने लगी थीं, यानी बिना पूरी तैयारी के जाना मौत को दावत देना होगा। इसलिए अब आगे बढ़ने से पहले आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई जिन्होंने कभी मौत के उस झरने को पार करने की कोशिश की हो। वहाँ ना बैठने की जगह, ना कुछ चीज़ पकड़ने की, जो हम पकड़ सके, सुरक्षित रह सके, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी। और सिर्फ चट्टान, वो भी एकदम फिसलने वाली। पानी तेज से आता है, फुहारा मार के पूरा गीला कर जाता है, गीला कर देता है। उसमें पैर रखिएगा, आप फिसल जाइएगा। ऐसे स्थिति में हम लोग थे। पूरा गला वाला सब सूख गया था, हाथ पांव कांप रहे थे पूरा। ऐसा घबराहट तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा सर। यहाँ से बच के अगर निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी जैसे वो घटना को मैं याद करता हूँ, जो बीती हुई बात को याद करता हूँ, तो अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनू यादव के चेहरे पर डर की अमिट छाप थी, लेकिन क्या उस टोली के दूसरे साथियों ने भी ऐसा ही अनुभव किया? इसे समझने के लिए हमने 2 और लोगों से बात की। बहुत भयानक है सर। सामान्य आदमी तो उसमें चढ़ ही नहीं सकता है सर। सर देखिए, चढ़ने के लिए तो आज तक कोई चढ़ा नहीं है। वहाँ इतना खाइए है ना सर कि गिरते तो हम लोग का मौत के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। चट्टान केवल है, वहाँ गिरते तो किसी कीमत से नहीं बचते। मौत से बचे हैं सर, मौत से बचे हैं। तीनों की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे अतीत की वो भयानक याद आज भी साए की तरह उनके पीछे पड़ी है। और शायद यही वजह थी कि जब हमने उनसे अपने साथ चलने को कहा तो सबने एक सुर में ना कर दी। अब तो नहीं जा पाऊंगा सर मैं वहाँ, क्योंकि उसके बारे में मैं याद करता हूँ तो मेरा ऐसे हालत हो जाता है, जाने का तो नहीं सोच सकता सर। मैं वहाँ जाबे नहीं करूँगा, इतना डरे हो गया मेरे को सर। मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि वैसा घटना नहीं हो। दहशत से भरे इन स्याह पन्नों पर जो कुछ लिखा था उससे अब इतना तो पता चल ही चुका था कि अगर पाताल लोक के पहले दरवाजे तक पहुंचना है तो सैकड़ों फीट ऊंचे दनगिरी वाटरफॉल को पार करना ही होगा। लेकिन अब सवाल यह था कि यह सब हम कैसे करेंगे। क्योंकि यहां से आगे बढ़ने पर अगर तैयारियां अधूरी रह गईं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने एक बार फिर उन लोगों को मनाने की कोशिश की जिन लोगों ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया था। और इस बार हमें निराशा हाथ नहीं लगी, गांव वाले मान गए। इसलिए नए जोश के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी जिसे पाताल लोक तक पहुंचने का पहला पड़ाव कहा जाता है।
रास्ता जितना ऊबड़ खाबड़ था उतना ही खतरनाक। इसलिए बाइक की रफ्तार पर संतुलन बनाते हुए काफिला तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक पैदल चलने का रास्ता नहीं आ गया। एक पड़ाव पर मोटरसाइकिलों को लगाकर अब हमारी टीम पहाड़ी रास्ते पर नीचे उतरने लगी। उसके बाद जो दिखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। सूर्य की रोशनी में चमचमाता एक विशालकाय झरना हमारे सामने था। ये है झरना? जी सर। वहाँ से उसका ऊंचाई जो है समझ में नहीं आ रहा था जी। डाउन में आने के बाद जो है जी बहुत ऊंचाई है सर, बहुत ऊंचा है, सैकड़ों फीट ऊंचा है। ये सैकड़ों फीट ऊंचा है? जी सर। तो वहाँ नागलोक तक जाने के लिए पहले इस झरने को चढ़ना होगा? जी सर, ये सैकड़ों फीट, इसको ये दनगरी वाटरफॉल जो है इसको सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ। इसके बाद जाने के बाद आगे एक और ये नदी मिलेगी। हाँ। वो वहाँ पे फिर हजारों फीट खाई में नीचे उतरना पड़ेगा। यानी झरने की ये दीवार ही हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक सकती है। देखिए, इस वक्त हम लोग खाई में मौजूद है, नीचे मौजूद है। सैकड़ों फीट का ये झरना हमारी आंखों के सामने है। इस झरने को हमें सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ना पड़ेगा और फिर नागलोक तक पहुंचने के लिए हमें इस झरने के दूसरी तरफ से हजारों फीट नीचे खाई में उतरना पड़ेगा। यानी इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं उससे भी हजारों फीट नीचे हमें उतरना पड़ेगा। लेकिन हम कदम आगे बढ़ाने के लिए ही निकले थे, इसलिए अब तो पाताल गुफा और नागलोक की कहानी का पता लगाकर ही रहेंगे, फिर चाहे जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। अब वो विशाल झरना हमारे सामने था, लेकिन चुनौती वही थी कि आखिर इसे पार कैसे किया जाए, कैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए जिस रास्ते को पार करने के बाद हम और हमारी टीम पाताल के पहले दरवाजे तक पहुंचती है। इसलिए हमने यह तय किया कि पहले उस रहस्यमयी झरने के एक एक कोने को समझेंगे, उसके बाद यह फैसला करेंगे कि आखिर उसे पार कैसे करना। लेकिन यह हरगिज आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमें यह भी बताया गया था कि भले ही नीचे से देखने पर यह लगेगा कि झरने पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन झरने पर चढ़ाई शुरू करने के बाद कुछ ऐसे पड़ाव आएंगे जो सफर को लगातार मुश्किल बनाते जाएंगे। खैर, अब जो भी होगा उसका फैसला खुद किस्मत करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। झरना किसी विशाल दीवार की तरह हमारा रास्ता रोके खड़ा था। किस रास्ते को चुने ये हम सोच ही रहे थे कि तभी हमारे साथी ने हमें एक बात बताई। इसमें सर सामान्य लोग तो कभी नहीं चढ़ा है। अच्छा, सामान्य लोग नहीं चढ़ते? नहीं, कभी घूमे भी नहीं है। यहाँ एक कोरवा जाति के लोग निवास करते हैं जो जंगलों में रहते हैं। अच्छा, जंगलों में रहते हैं? जी, वो लोग कभी कभी घूमते फिरते रहते हैं सब में। तो अच्छा, तो वही चढ़ते हैं? जी, वो लोग सीधा तो नहीं चढ़ पाए वो लोग भी, लेकिन अगल बगल से जंगलों से जाके अच्छा घूमते रहते हैं। कोरबा जनजाति के लोग सदियों से इस इलाके की रक्षा करते आए हैं। उन्हें यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है। अब तक सिर्फ उन्हीं लोगों को झरने की ऊंचाई पर देखा गया है। यानी अगर कोरबा जनजाति का कोई शख्स हमें मिल गया तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन उनसे मिलने के लिए हमें झरने का लक्ष्य पार करना पड़ेगा। हमारे सफर का पहला पड़ाव है दनगिरी का वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल को सिर्फ अभी हमने चढ़ना शुरू किया है, लेकिन आगे खतरा कितना होगा इसका अंदाज़ा हमने यहीं से लगा लिया है। अभी करीब जो है 150 फीट की हाइट पे हम आए हैं और यहाँ से नीचे एक तरफ पूरी खाई है और दूसरी तरफ एक छोटा सा रास्ता है पगडंडी की तरह, और इस रास्ते पे हमें चलना है। सफर के इस शुरुआती पड़ाव ने ही हमें यह बता दिया कि जिस चुनौती से भिड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं वो कितनी भारी है। इस तेज गर्मी में जैसे ही सूरज के आगे कोई बादल आ जाता है
हाँ अभी ठीक ठाक बादल तो है। बादलों की छाव आपके शरीर को ऑक्सीजन देने का काम करती है, वरना तेज धूप में इन जलती हुई चट्टानों पर चलना बहुत दिक्कतों से भरा हुआ है। हाथों में छाले आ गए। झरने का पहला पड़ाव ही लोहे के चने चबाने जैसा था। हम लोगों ने पूरा ये इलाका ढूंढ लिया, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आसानी से झरने के ऊपर चढ़ा जा सके। लिहाजा हमने ये तय किया कि पहले इस रास्ते से वापस नीचे उतरेंगे। यहाँ से जो है ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है, अब नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन ऊपर तो आप चढ़ जाते हैं किसी तरीके से, लेकिन नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। नश्तर सी चुभने वाली चट्टानों से हम जैसे तैसे नीचे उतरे, खुद को थोड़ी तरावट दी और फिर नए रास्ते को समझने लगे। धनगिरी के इस वाटरफॉल पे आप सीधे नहीं चढ़ सकते, सीधे पथरीली और खड़ी चट्टानें हैं जिनसे पानी बह रहा है, तेज गति से पानी बह रहा है। आप सीधे नीचे की तरफ आएंगे, राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में बिल्कुल नुकीली और एकदम सपाट चट्टानें जिन पे चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है। और मेरे लेफ्ट साइड में चट्टानें जो है एकदम पथरीली चट्टानें हैं, लेकिन चट्टानें इस तरीके से है कि आप उनमें चढ़ नहीं पाएंगे। कुछ ऊंचाई पर चढ़ते ही उम्मीद का एक छोटा सा दरवाजा खुल गया, क्योंकि खतरों से खेलते हुए अब हमें आगे जाने का रास्ता दिख चुका था। इसलिए हमने नीचे मौजूद साथियों को भी ऊपर आने की ओर इशारा कर दिया। आप लोग भी आ जाइए, बहुत संभल के आइएगा। यहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जाने का, लेकिन बहुत संभल के आइएगा। लेकिन मुसीबत टलने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ से बहुत संभल के चलिएगा और डिस्टेंस बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ से फिसलन काफ़ी, और एक आदमी अगर फिसला तो एक के साथ सारे नीचे जाएंगे। न एक जगह टिक सकते, न किसी पेड़ की किसी टहनी पर भरोसा कर सकते, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी में उगे पेड़ों की जड़ कब साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। देखिए, मिट्टी दरकने का हमेशा डर होता है। ये मिट्टी कभी भी दरक सकती है। इसके अंदर ये जो पेड़ों की सूखी टहनियाँ हैं, इनको पहले थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए ऊपर चढ़ने से पहले। झरने के दूसरे पड़ाव तक अब हम पहुंच चुके थे। जान को खतरे में डालकर झरने के इस दूसरे पड़ाव तक हम पहुंच गए। अब यहाँ से हमें झरने के उस तीसरे चरण तक पहुंचना है। लेकिन आने वाले ये कुछ घंटे कितने भारी साबित होने वाले हैं, ये न तो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जानती थी और न ही गांव वालों की टोली। इस वाटरफॉल के तीसरे पड़ाव पर आप पहुंच गए। यहाँ 3 कुंड है और इसके ऊपर है झरने का टॉप। इन 3 पड़ाव के बाद अब हमें झरने के उस चौथे पड़ाव तक पहुंचना है, जो सबसे मुश्किल है। पाताल लोक का पहला दरवाजा, नागलोक और अमृत कलश की कहानियों को समझने के लिए अब हम ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शायद हमसे पहले कोरबा जनजाति के लोग ही सफर तय कर सके थे। लेकिन यहां से अब पाताल गुफा तक पहुंचने के लिए सुबह तक का इंतजार करना होगा। धनगिरी वाटरफॉल की सबसे ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सुबह की पहली किरण के साथ हमने धनगिरी के इस वाटरफॉल की चढ़ाई शुरू की थी और अब रात हो चुकी है। अब यहाँ से हमें हज़ारों फीट नीचे खाई में उतरना है।
रात हो चुकी है। एक सुरक्षित जगह देखकर रात रुका जाएगा और उसके बाद दूसरे दिन फिर खाई में पाताल लोक की तरफ जाने का सफ़र फिर से शुरू किया जाएगा। यानी रात यहीं बितानी होगी, इसी बियाबान, इसी सन्नाटे में, जहां रात होते ही जंगली जानवरों की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मुसीबत तब और बढ़ गई जब हमें खाई के दूसरी तरफ मौजूद जंगलों में लगी आग के बारे में बताया गया। जंगल में जिस जगह पे आग लगी है और जिस पहाड़ पे हम मौजूद हैं, दोनों के बीच में खाई है और उसी खाई में हमें जाना है। लेकिन रात में जंगल में सफ़र तय करना ठीक नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ आग नहीं जलाई जा सकती। चारों तरफ सूखे पेड़ पत्ते हैं, ऐसे में अगर यहाँ आग जलाई तो चारों तरफ ये सूखे पत्ते जो है कि पूरी आग पकड़ लेंगे और पूरे जंगल में आग लग जाएगी। ऐसा लग रहा था कि बाजी उल्टी पड़ गई है। क्या सोचा था और क्या हो गया, क्योंकि जान बचाने के लिए आग जैसी बुनियादी चीज का हम सहारा नहीं ले सकते थे। इस वाटरफॉल के सफर ने शरीर तोड़ दिया है। हमने आपस में तय किया कि बारी बारी से हर एक शख्स जागता रहेगा और इलाके की रखवाली करता रहेगा, क्योंकि सूखे पत्तों के नीचे छिपे रहने वाले सांप कभी भी खतरा भांप कर हम पर हमलावर हो सकते थे। ये अपने यहाँ जशपुर के जंगल में कितने प्रजाति के सांप पाए जाते हैं? सर जशपुर में 29 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। 30 प्रजाति के, और उसमें से जहरीले 5-7 हैं। जहरीले 5-7। हाँ, और दुर्भाग्य से अभी हम जिस क्षेत्र में हैं, बगीचा का क्षेत्र है, और यहाँ सबसे ज़्यादा रसल वाइपर पाए जाते हैं। अच्छा, इस पठारी क्षेत्र में? हाँ, इस टाइप के पत्तों में ही छुपे हुए रहते हैं। देखिए 29 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं जशपुर के जंगल में, जिसमें से 7 जहरीले हैं। कोबरा, कॉमन करेत, रसल वाइपर। सब में खतरनाक जो है वो है रसल वाइपर। अगर वो आपको एक बार काट ले तो एंटी वेनम आप ले लेंगे, उसके बाद भी आपकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। सोते जागते रात बीत गई। अब हमें अपने असली पड़ाव का रुख करना था, पाताल लोक के पहले दरवाजे का। लेकिन उसके लिए हमें कोरबा जनजाति के लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि हमसे कहा गया था कि उस रहस्यमयी पाताल तोड़ गुफा का रास्ता सिर्फ वही जानते हैं। गाँव वालों ने बताया था कि कोरवा आदिवासी दनगिरी वाटरफॉल के ऊपर रहते हैं और वही लोग जानते हैं कि रहस्यमयी नागलोक की गुफा कहाँ है। यहाँ काफ़ी पेड़ भी कटे हुए हैं, यानी यहाँ इंसानों की मौजूदगी है। अचानक हमारी नजर खाई से ऊपर की ओर आते कुछ अनजान चेहरों पर पड़ी। ये वही कोरबा लोग थे जिनके बारे में हमें दनगरी गांव के लोगों ने बताया था। नागलोक का गुफा कहाँ है दादा? ये खाई में है, नीचे है। नीचे है खाई में? हाँ। खाई में है, उसमें झरना पानी है, उस जगह पर रहता है। कितना दूर है यहाँ से, कितना नीचे जाना पड़ता है? तो नहीं है, सामने है, लेकिन नीचे उतर करके खाई जाना पड़ता है। लेकिन कोरबा जनजाति से जुड़े लोगों ने हमारे साथ आगे बढ़ने से मना कर दिया। वो किसी जाने पहचाने खतरे से डरे हुए थे। एक आदमी तो चलिए। नहीं जाएंगे, हम बोल दिए, मैंने उसके मेरा साथी जाएगा ना, मैं जाएंगे नहीं। आप जो है कि आप तो हमारे साथ हैं, आप लोग तो चलिए। कोई नहीं जाएंगे, हम अब निकल रहे हैं। यानी अब हमें अपने बूते ही आगे बढ़ना था। डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इतने दूर से आने के बाद अब गुफा के अंदर जाए बिना जो है वापिस नहीं जाया जा सकता। सैकड़ों फीट उतरने के बाद अचानक हमारे कदम एक रहस्यमयी गुफा के सामने जाकर ठिठक गए। लेकिन सवाल यही था कि क्या हम सही गुफा के सामने पहुंचे थे? ये पूरा चट्टानी इलाका है और इसके अंदर जाने का ये रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विनोद, आगे पूरा चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा है यहाँ से।
आगे देखिए तो विनोद, किस तरीके से अंदर जाने का रास्ता है। कहीं कुछ है विनोद उधर दूसरा रास्ता? इस तरफ नहीं है, चट्टानों में यही रास्ता है अंदर की तरफ जाने का। सर एक शिवलिंग की तरह कुछ दिख रहा है। कहाँ? यहाँ? गुफा के मुहाने पर बनी शिवलिंग की संरचना इस बात की तस्दीक कर रही थी कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। देखिए पूरा शिवलिंग का ये आकार है। यहाँ पर काई जमी हुई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर ये है। जैसे ही अंदर जाते हैं यहाँ से पानी जो है, यहाँ से पानी रिस रहा है और हो सकता है कि बारिश के मौसम में गुफा के अंदर से पानी बाहर आता हो और यहाँ पानी का बहाव रहता हो, जिसकी वजह से काई जमी हुई है। और यहीं से अब हमें अमृत कलश और पाताल लोक के पहले दरवाजे को तलाशना था। लेकिन गुफा के भीतर का रास्ता आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी बांबी की तरह ये गुफा भी सांपों का घर हो। ये गुफा में कई जगह ऐसी है जैसे आपको बिल्कुल इस तरीके से रेंगना होता है। सर्पों की तरह इंसानों के जाने की जगह नहीं है यहाँ। दावे के मुताबिक ये गुफा विशाल काय नागों का घर है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। शिवलिंग से आप गुफा के अंदर जैसे ही 20 फीट आते हैं, गुफा के अंदर घनघोर अंधेरा छा जाता है। गुफा के अंदर से पानी बह के आ रहा है, यहाँ पानी जमा है और यहाँ आप गुफा में खड़े हो सकते हैं। काफ़ी बड़ी गुफा नहीं है, लेकिन इस गुफा के अंदर इंसान घुस सकता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के लिए ये जान के जोखिम का सफर था, क्योंकि गुफा में हुई किसी भी अनहोनी से बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। गुफा में हर जगह सुराख है, गड्ढे, और इन सुराखों में जो है वो सर्प रहते हैं। जैसे गुफा के अंदर जा रहे हैं वैसे धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। जल्द ही हमारा सामना एक नई मुसीबत से हो गया। सर पीछे हटिए, सांप है आगे। कहाँ? ओ ये देखिए नागलोक की गुफा के अंदर जैसे ही हमने प्रवेश किया, कुछ ही दूरी पर ये सांप यहाँ पर है। हालांकि सैंड बोआ सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके काटने से बेहिसाब दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमने अब थोड़ी देर के लिए ही सही स्नेक एक्सपर्ट के पीछे चलने में ही अपनी भलाई समझी। कैसर को मैंने इसलिए आगे किया है कि सांपों से बच पाना या हमको बचा पाना वो कैसर के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। डर से चेहरा सफेद पड़ चुका था कि तभी उस अंधी गुफा में हमारी नजर हीरे मोतियों की तरह चमकती दीवार पर पड़ी। प्रकृति की इस अद्भुत कलाकृति को देखिए, हीरे की तरह चमकती ये कलाकृति सेलेक्टाइट की कलाकृतियां है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इन कलाकृतियों को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। दावा किया जाता है कि चूना पत्थर की चट्टानें हजारों वर्ष बाद ऐसा रूप लेती हैं, लेकिन इस रूप में इन सांप जैसी आकृतियों का मतलब क्या है? कहीं गांव वालों ने जिस नागलोक के रास्ते की बात कही थी, ये उसकी शुरुआत तो नहीं? देखिए गुफा अद्भुत है और इस गुफा में अद्भुत संरचना है। एक तरफ तो इस तरफ हिमालय की तरह दिखने वाली कलाकृति है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सैकड़ों सर्पों के एक साथ होने की कई कलाकृतियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए इन पूरी कलाकृतियों को अच्छे से देखें तो ऐसा लग रहा है कि कई सर्प आपस में एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सारी कलाकृतियाँ हीरे की तरह चमक रही है।
लेकिन हमें तो पाताल लोक के रास्ते और उस अमृत कलश वाली जगह तक पहुंचना था जिसका जिक्र किया जाता है। इसलिए हमने गुफा के दूसरे रास्तों पर चलना शुरू किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि गुफा में हड़कंप मच गया। आगे कुछ एक प्रतिमा सी दिख रही है। वो कैसर का जल्दी, सांप है सामने, वो देखो वहाँ एक पत्थर पर सांप दिखाई दे रहा है। कैसर कहाँ है? कैसर, कैसर कहाँ चले गया? अरे जल्दी बुलाओ, कैसर कहाँ है? सामने देखो सांप दिखाई दे रहा है। शिवलिंग पे, शिवलिंग पे एक सांप है। अचानक ही गुफा के भीतर की सारी चुप्पी टूट चुकी थी। शिवलिंग पर लिपटा एक बड़ा सांप मानो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और उसके बाद तो वो हुआ जिसकी तैयारी हमारे पास नहीं थी। सांप के जहर की तेज धार ने हमें बदहवास कर दिया। देखिए शिवलिंग पे वो सांप जो है फन फैलाए बैठा हुआ है और अटैक करने के मूड में दिखाई दे रहा है। कैमरे में कैमरे के लेंस पे मार दिया उसने। पीछे पीछे देखिए, हम यहाँ से जो है पीछे प्रदीप शिवलिंग से करीब 2.5 से 3 फीट की दूरी पर जो है वो खड़े थे और कोबरा ने जहर फेंक दिया। नाग ने जहर फेंक दिया। ओ ये जहर अगर हमारी आंखों में चला जाता तो हमें अंधा कर सकता था। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले हमने स्नेक एक्सपर्ट कैसर से सांप को सुरक्षित जगह पर छोड़ देने को कहा, लेकिन कैसर का कहीं कोई अता पता नहीं था। ये कैसर कहाँ रह गया है? हमारे जो स्नेक रेस्क्यूअर आए थे, ये गुफा में ऐसे कई रास्ते निकलते हैं कि हम लोग आगे पीछे भटक गए हैं। सामने सर्प है। कैसर! पल भर में कुछ भी हो सकता था, इसलिए कैसर और अपने दूसरे साथियों को बुलाने के लिए हमने तेज आवाज लगानी शुरू कर दी। विनोद, क्या हुआ सर? सांप है। कैसर कहाँ है? कैसर बुला रहा हूं सर, बुला रहा हूं। जल्दी बुलाओ। और फिर कैसर अचानक हमारे सामने थे, लेकिन इतनी देर में हमारी घबराहट 7वें आसमान पर जा पहुंची थी। सर ये काफी गुस्से में है। हाँ। और हमारा गुफे के अंदर आना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। हाँ। और हमें जाना भी उस ओर है। हाँ। और इस गुफे में पता नहीं कितने समय से रह रहा है, तो हमें इसे छेड़छाड़ ना करते हुए बस हमारे रास्ता को क्लियर करने के लिए कुछ दूरी से बाहर निकाल देते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ था, लेकिन खतरा कहीं से भी सामने आ सकता था, इसलिए हर एक कदम संभल कर आगे बढ़ाना था। कैसर भाई आप मेरे पीछे है ना? जी। देखिए बहुत डर लग रहा है यहाँ से आगे बढ़ने पे। अभी विशाल का कोबरा सर्प यहाँ पर बैठा हुआ था। कैसर अब बिल्कुल आप मेरे से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, बिल्कुल मेरे कदम से कदम मिला के चलिए। डर और आशंकाओं के चक्रव्यूह ने हमें घेर रखा था, क्योंकि हमें अब भी पाताल के उस पहले दरवाजे और नागलोक की तलाश थी जहां अमृत कलश का दावा किया जाता है। लेकिन शायद हमारी परीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब हमारे सामने वो तस्वीर थी जो गुफा के दूसरे कोनों से बिल्कुल अलग थी। कहते हैं गरुड़ इसी जगह पर अमृत कलश रखकर चले गए और अमृत पीने से पहले सर्प जब पवित्र होने गए तो उसी दौरान इंद्रदेव अमृत कलश लेकर स्वर्ग चले गए। इस जगह से अमृत कलश गायब होने के बाद सर्पों को लगा कि इस जगह पर अमृत के गुण आ गए हैं, इस मिट्टी में अमृत के गुण आ गए, इसलिए सर्पों ने अमर होने की लालसा में अपना अपना एक एक वास्तविक रूप यहाँ पर छोड़ दिया। आप इस जगह को देखिए, इस कलाकृति को देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक विशाल काय सर्प जो है वो साक्षात यहाँ मौजूद है। और इस पूरी जगह को देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हजारों सर्प जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी गुफा में मौजूद संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं
कि पाताल तोड़ गुफा, अमृत कलश और नागलोक की कहानियां इत्तेफाक की सुई पर टिकी हैं। ये सुई अगर आपकी तरफ है तो समझिए हकीकत है, वरना फसाना।